आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत और चाइना को तगड़े से कंपेयर करेंगे, मतलब हर फ्रंट पे हम भारत और चाइना को कंपेयर करेंगे। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा चाइना के बारे में, भारत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, चाइना और भारत की बात करें तो बहुत कुछ हुआ है। अगर आप चाइना का इतिहास देखो तो चाइना और भारत ये दो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन रही है। 5,000 साल पहले भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन। जहां चाइना में हमने देखा कि काफी इन्वेंशंस हुए, भारत में भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स आए। बुद्धिज्म चाइना में भारत की वजह से गया। चाइना में यूपीएससी, पहला यूपीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज चाइना लेके आया। पेपर करेंसी, गन पाउडर, ये सब चाइना लेके आया। चाय चाइना लेके आया। भारत में कल्चर, तो चाइना और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं वैसे। और आपको बता दूं कि चाइना का अगर आप इतिहास देखो तो 1949 से चाइना में कम्युनिज्म आया है। चाइना में वैसे कॉन्फ्यूशनिज्म था और अभी भी चाइना में कॉन्फ्यूशनिज्म तो है। कॉन्फ्यूशियस चाइना के जैसे भारत में भी 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकली, चाइना में भी 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकली। और चाइना में कॉन्फ्यूशनिज्म तो है, चाहे जो भी करिए। वहां के लोग शांति चाहते हैं। चाइना में बहुत अकेलापन है, वन चाइल्ड पॉलिसी, किसी का कोई भाई नहीं, एकदम सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है वहां पे काफी ज्यादा। आप खुद सोचिए कि एक एक फैमिली है, उसमें एक ही बच्चा, ना उसका कोई भाई ना कोई सिबलिंग्स, कैसा होगा चाइना में कल्चर? बड़ा मुश्किल रहता है वहां पे। लेकिन चाइना काफी डेवलप्ड भी है, आपको बता दूं। और चाइना के लोग वैसे बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत, अगर इंडियंस वहां पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छे हैं चाइना के लोग। लेकिन वही है ना, जो वहां की सरकारें हैं वो गड़बड़ है। अब अगर चाइना की बात करते हैं हम, तो चाइना वैसे तो 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आया। इससे पहले क्या था? तो अगर दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना में देखिए, चाइना में 1911 तक, हालांकि ये 2000-3000 साल का इतिहास है, इसमें राजा महाराजाओं का रूल रहा। एक चीज मैं आपको चाइना के बारे में बता दूं, चाइना कभी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को अटैक नहीं करता। चाइना का अगर आप वॉर के हिसाब से इतिहास देखोगे तो चाइना हमेशा हारा है और अपने में ही लड़ता रहा है। 20वीं सेंचुरी का ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड बोला जाता था। चाइना को हर बड़ी पावर ने हरा दिया। जापान, छोटा सा जापान ने, उसने चाइना को हरा दिया, तो इसको ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड बोलते हैं। तो चाइना, आप समझिए कि भले ही यहां पे आपको नंबर ज्यादा लगे चाइना के, बट अगर बात आती है वॉर की तो डेफिनेटली चाइना विल लैक, क्योंकि इनके ऑफिसर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं, और ये चाइना के इतिहास में रहा है। तो उसके बाद फिर 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, माओ जेडोंग आए। अब माओ जेडोंग तो भाई बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन इकोनॉमी वो ज्यादा नहीं जानते थे। 1975 तक चाइना में वो हालत हुई दोस्तों, चाइना एकदम नीचे गया 1975 तक। 1960 में सबसे पहले तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसमें चाइना बर्बाद हो गया। स्टील के प्रोडक्शन की वजह से लोग भूखमरी के हालात, सबसे बड़ा फेमाइन अभी तक चाइना में आया, मैन मेड फेमाइन था ये। खेतों को बर्बाद करके स्टील बनाओ स्टील बनाओ, खत्म हो गए। फिर माओ जेडोंग को उनकी पार्टी से निकाल दिया। अब उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और अगले 10 सालों तक चलाइए। अब कल्चरल रेवोल्यूशन में बड़े बड़े लीडर्स निपट गए, बड़े बड़े, सबको मारना शुरू कर दिया कि ये कैपिटलिस्ट क्लास बुर्जुआ तुम्हारे कल्चर पे हमला कर रहे हैं। इसमें यंग लोग जो थे, जो स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले, सबने मारना शुरू किया। फिर डेंग जियाओपिंग, और डेंग जियाओपिंग ने सब बदल दिया। डेंग जियाओपिंग ने साइंटिफिक टेम्परामेंट और कैपिटलिज्म विद चाइनीज सोशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसा चाइना में बोला जाता है कि भाई हम एक्चुअली में कम्युनिज्म अब दोस्तों दुनिया से वाइप्ड आउट हो चुका है, क्योंकि सबको यह पता चल गया भाई पूंजीवाद तो हमको चाहिए ही, लेकिन वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज गुड। तो अब यहां पे चाइना में भी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी, घर बनाने लगे, वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत कुछ हुआ दोस्तों, बहुत कुछ हुआ ये चीज। अब उसके बाद से फिर चाइना जो है बदल गया। अब 2010 के बाद से चाइना का बहुत ड्रास्टिक राइज है, और शी जिनपिंग जब से आए 2014 से, तब से और ज्यादा ड्रास्टिक राइज है। चाइना की मिलिट्री बहुत पावरफुल हो गई, चाइना ने मार्केट को कैप्चर किया, चाइना के बाद भर भर के इन्वेस्टमेंट आए। अब इसके बहुत सारे रीजंस है। फिलहाल हम चाइना और भारत को कंपेयर कर रहे हैं। भारत का इतिहास देखिए तो भारत का इतिहास शानदार, भारत का इतिहास भी एकदम पैरेलली अब चाइना से। अभी अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपनी सिविलाइजेशन को रिवाइव कर रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं। चाइना इसीलिए आगे बढ़ रहा है दोस्तों कि वो अपनी जो पुरानी लेगेसी है उसको रिवाइव कर रहा है, ठीक है। वो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, वो हार्ड पावर मिलिट्री को डेवलप कर रहा है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट। हम ऊपर, हम भाई वेस्टर्न, वेस्ट वेस्ट, सारे लॉ वेस्ट, भाषा वेस्ट, हम अपने
ठीक है, हम सॉफ्ट पावर को दिखाना चाहिए, लेकिन हम अपनी मिलिट्री को नहीं बना रहे हैं। हमको जो रियल चीज साइंस चाहिए वो नहीं। स्टार्टअप आप देखिए, आज भारत में आप एक कंपनी खोलेंगे ना, आपके पसीने छूट जाएंगे। इतना कुछ है, इतनी कंप्लाइंसेस है, ये सब चीजें हमारी सरकार को देखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी चाइना और भारत का अगर युद्ध होता है तो विदाउट डाउट भारत ही जीतेगा। तो हमारा पहले युद्ध हुआ है 1962 में। उसके बाद चाइना की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना कि चाइना जब आप कमजोर होंगे तभी वो आप पे वॉर करेगा, वरना कभी नहीं करेगा। ये चीज है। अब अगर स्ट्रेंथ के मामले में बात करें तो वो अमेरिका, रशिया के बाद तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री, और चाइना भी एक न्यूक्लियर नेशन है। भारत जो है वो चौथी प्लेस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत। ये चार दुनिया के सबसे पावरफुल देश है। अब अगर आप चाइना से भारत को कंपेयर करेंगे तो चाइना नकारता है, हमारा कंपैरिजन आप भारत से क्यों कर रहे हो? हम भारत से नहीं, हम अमेरिका से कंपीट कर रहे हैं। हम अमेरिका से कंपीट करेंगे, हमारा कंपैरिजन अमेरिका से हो। यह चीज है। चाइना दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है ऑन पेपर, यह भी आप याद रखिएगा। अब ये आप देख लीजिए चाइना। अब चाइना की अगर बात करें और भारत से आप कंपेयर करें तो भारत वैसे काफी शांत रहा है चाइना को लेके। इनफैक्ट जब चाइना बना 1949 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो भारत ने काफी ज्यादा चाइना का सपोर्ट भी किया और पंचशील एग्रीमेंट हमने साइन किया। तो हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, भाड़ में गए भाई। भाई ऐसा हो तब तो परिवार में ही टुकड़े दो टुकड़े हो जाएं। तो अगर आप बात करें तो चाइना ने भारत की पीठ पे छुरा भोंका। कैसे छुरा भोंका? ये वाला अक्साई चीन एरिया जो है ये पूरा का पूरा चाइना ले गया। जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है ना, चाइना इसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर बोलता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नीफा कहता है ये हमारा है। अब एक्चुअली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वही है। तो हाँ, तो हम कहां थे? फिर उसके बाद अक्साई चीन एरिया, 1962 का युद्ध, जब चाइना ने पूरी रोड बना ली। अब देखिए, तिब्बत तो समय वीक था, 1959 में तिब्बत के पास कोई प्रॉपर आर्मी नहीं थी, शांति प्रिय देश, बुद्धिस्ट देश। जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तभी तो ये बाउंड्री जो है वो लगने लगी ना, वरना तो पहले तो ये अलग था। जब से इसने तिब्बत पे कब्जा किया तो भारत से बाउंड्री लगने लगी, और तिब्बत भी उस समय वीक था और चाइना को लगा हम हटा देंगे, हटा दिया उसने। तो दलाई लामा भागे, फिर दलाई लामा को भारत ने रिफ्यूज दी, तो चाइना का मूड खराब हो गया। फिर चाइना ने वॉर लड़ लिया और 1962 का वॉर जो है वो भारत हार गया। अक्साई चीन चाइना के पास चला गया, भारत हमारी सीमा के अंदर आ गया। अब चाइना कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो चाइना इसी का हवाला देता है। अब आप एक जो और चीज बताते हैं, इसके बाद फिर 1967 में एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, चाइना को पटक पटक के मारा। ठीक है, फिर 1980s में हुआ, तब चाइना की हालत खराब कर दी। चाइना बहुत ही, वो खाली नंबर्स हैं। हमारा एक सैनिक चाइना के 20 सैनिक के बराबर है, वो खाली नंबर्स हैं। इस समय ऑफिसर्स को फर्स्ट हैंड वॉर एक्सपीरियंस है ही नहीं चाइना में, ऐसी हालत खराब हो, खाली नंबर्स ही हैं। लेकिन यस, एक चीज हम नकार नहीं सकते, चाइना की साइंस बहुत आगे है। चाइना की जो नेवी है वो बड़ी पावरफुल है। इनफैक्ट अगर साउथ चाइना सी में अभी अगर अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाए तो आप समझिए कि चाइना जो है वो जीत सकता है। तो साउथ चाइना सी में और जो इंडियन ओशन में भी चाइना प्रेजेंस बना रहा है अपनी नेवी के बल पे, तगड़ी है चाइना की नेवी। तो इसमें तो चाइना ने बाजी मार ली। लेकिन चाइना ने समझा अब हमारे प्रॉब्लम ये ना कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसी घटिया है कि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब जब आप आपस में ही लड़ते रहोगे ना, तो वही कह रहे कि आपस में लड़ोगे तो टूटोगे हमेशा, और नहीं लड़ोगे तो हमेशा जीतोगे। अभी ये गलवान वैली का आपने देखा, गलवान वैली में आपने देखा ना कि चाइना को उठा के फेंक दिया था। तब चाइना को समझ में आया कि भाई भारत से डायरेक्ट युद्ध नहीं हम जा सकते। चाइना की स्ट्रैटेजी ये रहती कि आगे बढ़ो कब्जा करो, आगे बढ़ो कब्जा करो। अब भारत शांत रहता है, भारत की शांति का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन भारत कमजोर थोड़ी ना। कोई इंसान शांत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई कमजोर है। मैकमेहन लाइन अभी तक ये जो है, जो चाइना को डिवाइड करती है, मतलब चाइना को ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये अभी तक जो है ये डिमार्केट ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, और चाइना कभी चाहता भी नहीं डिमार्केट हो, वरना फिर एरिया प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा ना। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट जो है, जैसे पहाड़ हो गए, फिंगर 8 फिंगर 9, उसी का वही डिमार्केशन पॉइंट है। और कोई ज्योग्राफिकल ये थोड़ी ना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मैकमेहन लाइन है पूरा का पूरा, और ये चाइना है। फिर ये अक्साई चीन है जो अभी मतलब ये वाला एरिया जो चाइना अभी कंट्रोल करता है, और भारत का है ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का है, लेकिन चाइना क्लेम करता है। तो ये काफी डिस्प्यूट्स हैं। चाइना जो है वो बहुत सारे नेशनल हाईवे बनाता रहता है,
अभी भारत ने जब दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बना दी, तब चाइना को बड़ा 200-250 किलोमीटर की बड़ा ये हुआ कि अरे ऐसे कैसे। देखिए भाई, जो लॉजिस्टिक कंट्रोल करेगा ना, तो जिसके पास लॉजिस्टिक होगा, भाई लॉजिस्टिक मतलब क्या, रोड बनाओ, रेलवेज बनाओ, क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट, अब जैसे युद्ध हुआ, अब जैसे भारत ने ये दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बना दी, अब जैसे ही युद्ध होगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारी सप्लाई जो है वो भारत को पहुंच जाएगी। तो ये जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है ना, ये काफी ज्यादा है। रोड्स हाईवे में भारत भी बहुत आपत्ति जताता है, चाइना तो आपत्ति जताता ही जताता है, ठीक है। रोड्स की बात करें तो इसमें चाइना ने बाजी मारी है, अगर हम भारत और चाइना का कंपैरिजन करें तो इसमें चाइना ने काफी बहुत भयानक काम किया है दोस्तों। और बॉर्डर पे रोड जो है वो चाइना ने बनाई है, तगड़ी चाइना ने। चाइना का जो नेशनल हाईवे 219, ये अब देखिए, ये वीगुर, ये वाला जो जिंजियांग प्रोविंस है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये जो वीगुर है, मतलब जो वीगुर हैं वो यहां पे रहते हैं, और चाइना वीगुर के साथ क्या कर रहा है आपको पता ही है, और चाइना इसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद तिब्बत रीजन में भी चाइना ने लॉजिस्टिक में बाजी मार ली है। इसीलिए आप देखते होंगे कि चाइना, जब भी वॉर होते हैं, चाइना की फटाक से आर्मी पहुंच जाती है। लेकिन हमने भी बहुत बढ़िया काम किया, हमने भी ये लद्दाख वाले रीजन में बहुत सारी रोड्स बनाई है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चाइना आगे है। अच्छा, अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, देखो ये थोड़ा सा, इसमें चाइना बहुत आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है। चाइना $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लगभग $5 ट्रिलियन बनना है, लेकिन वो अभी तो नहीं होने वाला, अभी आप भूल जाइए। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना का ग्रोथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, भारत का ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन चाइना का भी बढ़ रहा है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक में सारी इकोनॉमी नीचे गई, सिर्फ चाइना एक ऐसी इकोनॉमी थी एशिया की जो पॉजिटिव में रही। तो चाइना की जो 1/5 पूरी दुनिया की जीडीपी है, वो 1/5 चाइना की है, ठीक है। तो भारत की जो जीडीपी है वो 1/5 है चाइना के। चाइना के पास इतने सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के तो फॉरेन रिजर्व है चाइना के पास। तो चाइना के इतने सारे 300, मतलब समझिए कि इसीलिए चाइना जो है वो बाहर इन्वेस्ट करता रहता है। अब भाई आपके पास खुद सोचो, इतना पैसा हो तो आप क्या करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे। यहां से जियोपॉलिटिक्स भी कंट्रोल होती है क्या, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो ये जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी हो गया है ऑफिशियल, इतना ज्यादा कर्जा है, ग्वादर पोर्ट इधर चाइना ने बना लिया है, इतना ज्यादा कर्जा है पाकिस्तान का चाइना की, पाकिस्तान पिछले अगले 100 जन्मों तक भी चाइना का कर्जा नहीं चुका पाएगा, तो पूरा चाइना के पास चला गया है। ऐसे ही श्रीलंका आप देख लीजिए, श्रीलंका में फूड इमरजेंसी, मॉरिटानिया आप देख लीजिए, मॉरिटानिया। समझिए कि चाइना जो कर्ज देता है ना, बहुत ट्रांसपेरेंट, सॉरी जो बहुत ओपेक होता है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अगर चाइना ने आपको कर्ज दिया, ये किसी को मालूम नहीं चलेगा कि भैया कितना इंटरेस्ट जाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अब चाइना करता क्या है कि जैसे अब श्रीलंका को उसने कर्ज दिया, मॉरिटानिया बिक गया पूरा, जो उसकी जीडीपी है आधे से ज्यादा वो कर्ज उसको देना, यानी कि अगर अपने पूरे देश को बेच देगा तब जाके चाइना को कर्ज चुका पाएगा। इतना लोन लिया था मॉरिटानिया ने। अब श्रीलंका ने अपना हम्बनतोता जो पोर्ट है वो 100 साल के लिए चाइना को लीज पे दिया हुआ है। केनिया में आप जाएंगे, इथियोपिया में आप जाएंगे, चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे, तो क्यों, पैसा बोलता है। भारत ने भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इतने ज्यादा नहीं किया। भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब अफगानिस्तान भी चाइना के पास चला गया। तो अगर हम पैसे की बात करें तो यकीनन चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। अब उसका रीजन ये भी है कि देखिए भारत ने सही डिसीजंस नहीं लिए। भारत के पास अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि भारत मार्केट को कैप्चर कर ले, वो भी खो दी। प्रॉब्लम यह है कि भारत में टैक्सेस, कंप्लायंसेस इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करती नहीं है। अब जाके इन्वेस्टमेंट होने लगा है, एफडीआई आने लगा है। चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना ने एक तो लेबर कॉस्ट वहां पे बहुत सस्ती है, इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनफैक्ट अमेरिका पे भी बहुत सारी कंपनियां चाइना में अपना हेडक्वार्टर, क्योंकि भाई वहां पे लेबर बहुत, जो लेबर अमेरिका में हजारों डॉलर में मिलेगा वही चाइना में $100 में मिल जाएगा, सैकड़ों में मिल जाएगा। तो भाई, और स्किल्ड होगा ज्यादा, तो चाइना का जो लेबर है, लेबर फोर्स है, उसमें चाइना ने बाजी मारी है। आप देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है भारत में, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, चाइनीज कंपनी को जाता है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना वही काम बहुत सस्ते में कर देता है। आप मोबाइल्स देखिए, चाइना के मोबाइल मार्केट में भी चाइना ने बाजी मारी हुई है। भारत का 80% मोबाइल मार्केट पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। ओप्पो, वीवो, पता नहीं कौन कौन से, रियलमी, एमआई, सस्ते में फोन निकालता है। हालांकि लॉन्ग टर्म बकवास होते हैं, वो एक 6-7 महीने में महाबकवास हो जाएंगे वो। वन प्लस, तो चाइना जो है वो
इन चीजों में बहुत आगे है, इसीलिए पूरी दुनिया भर चाइना में इन्वेस्ट करती है। अब इसीलिए चाइना के पास पैसा आता है। अब ये भारत को भी अपनाना चाहिए, स्ट्रैटेजी को भारत को फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद साइंस, स्टेम, देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें चाइना ने बहुत बाजी मारी है। और जो इसमें बाजी मारेगा, भारत एक समय बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन अब हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हम अब अपने कल्चर्स को भूल गए हैं और हमको साइंस एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की जरूरत है। हमको यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है, हमको हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की जरूरत है, हमको बच्चों में इंजीनियरिंग, मैथ्स, साइंस, ये जिज्ञासा जगाने की जरूरत है। अब ये सब हमारे पॉलिटिशियन, अब हमारे चलता है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम चलता है, हमारे डिवीजन चलता है, आपस में लड़वा दो, पॉलिटिशियंस ही आपस में लड़ो, चाहे हिंदू, चाहे उसमें हिंदू नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो, दोनों ही बस लगे हुए हैं कि बस सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाए। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे तो हम पीछे ही जाते जाएंगे। अब किसको फर्क पड़ता है? हम ही को फर्क पड़ेगा, हम ही को तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हमारी ही प्रॉब्लम जो है। अब ये नेता तो मस्त एसी में बैठे रहते हैं, इनको क्या लेना देना, डूबते तो हम है। पैसा तो एक जर्नलिस्ट है, वो उनको बहुत गाली दी जाती है, तो बहुत गाली दे रहा था। अब एक महीने बाद वही इंसान उनसे नौकरी मांग रहा था कि भाई नौकरी दे दो, ये हिसाब किताब रहता है। तो हमको ये सारी चीजें छोड़ के फोकस करना होगा हमारी इकोनॉमी पे, साइंस एंड टेक पे। उसके बाद पॉपुलेशन में चाइना और भारत बराबर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत ज्यादा है। भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये यहां पे भारत ने बाजी मारी। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी, और ये बड़ी डिप्रेसिंग पॉलिसी। आप सोचिए कि चाइना में जो सिबलिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका कोई भाई नहीं, कुछ नहीं, तो वहां के लोग काफी सेल्फ सेंटर्ड आपको दिखेंगे। अब भारत में देखिए जो यंग पॉपुलेशन होती है, जैसे 0 से 14 तक डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और 64 साल के बाद ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये 14 साल से 64 साल तक, ये आपकी मतलब 60 साल तक ये आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, ये लोग काम करते। तो हमारी यंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है चाइना से, क्योंकि हम यंग कंट्री है। ये इसी पावर को हमको यूज करना है, और अगर इस पावर को हमने यूज कर लिया तो समझ लीजिए कि हम बहुत जल्दी सुपर पावर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। सरकारी स्कूल का हालत देखिए आप, एक इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है वो पंचर बना रहा बैठ के, और जिंदगी भर पंचर बनाएगा वो। तो ये सब हमको सही करना पड़ेगा, टैलेंट को यूज करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन में हम बाजी मारेंगे। अभी चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, लेकिन चाइना में अब कोई 3 बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहता। पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी फेल हुई, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी में वो आदत हो गई ना उनकी। तो आप ये समझिए, तो वही है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा, जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा युवा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 8 करोड़ सादा यूथ पॉपुलेशन है। आप इसको अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को कैपिटलाइज कर सकते हैं तो भारत सुपर पावर अगले 5 सालों में बन जाएगा। सर कैसे यूटिलाइज करें? बहुत आसान है, हमको पॉलिटिकल विल चाहिए, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सबको एक आवाज में ये बोलना पड़ेगा। आप ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर डेवलप करने के लिए पहले तो ये सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब वाला मिथ खत्म करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब ना, सरकारी जॉब ये हटाना पड़ेगा। और सरकारी जॉब भी सरकार फिर ज्यादा निकाले, अब उसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि भाई इतना स्टाफ है। अभी लगभग भारत में सारे डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड है, अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन ज्यादा वैकेंसी निकालेंगे तो और सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, पैसा भी तो देना है। प्राइवेट जॉब के लिए सरकार जो है वो एक आइडियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, ताकि खूब सारे स्टार्टअप्स हैं, साइंस के स्टार्टअप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं। ये सरकार के ऊपर है दायित्व। अब इसमें सरकार, इसमें 1 साल तक भाई टैक्स ना लो, बहुत कम टैक्स लो, जीएसटी बहुत कम कर दो स्टार्टअप्स पे, क्योंकि ये इन युवाओं को नौकरी देगा। और जब हम युवाओं को नौकरी देंगे तो हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि वही सरकारी और प्राइवेट वाला, कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव बनाओ। ये जो मिथ है ना सरकारी, इसको खत्म करना, ये भी सरकार करेगी, और इसमें और लोग भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये ह्यूमन रिसोर्सेज निकलेंगे कहां से? स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास इतनी शानदार यूनिवर्सिटी, भारत एजुकेशन का देश रहा है, ठीक है, और स्टिल अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस की बात करें तो भारत का एक कॉलेज नहीं आता उसमें। तो हमारे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस क्या है कि अब जैसे बीए कोई कर रहा है, अरे यार कॉलेज जा चाहे ना जाओ, मैंने खुद बीएससी किया, जाओ चाहे ना जाओ। अब प्रोफेसर भी एकदम ऐसे ही कह रहे छोड़ो,
पढ़ाएंगे, हमारा तो 1-1.5 लाख रुपए आ ही रहा है। तो ये चीजें सही करो, सरकारी स्कूल्स को सही करो, और जितने भी जो गरीब बच्चे हैं उनको पकड़ पकड़ के लेकर कंपलसरी करो कि तुमको सरकारी स्कूल में पढ़ने। सरकारी स्कूल जैसे दिल्ली का मॉडल बहुत बढ़िया है, वैसा सरकारी स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ाई दी जाए। पढ़ाई से ही, ज्ञान से ही, साइंस एंड टेक से ही, इकोनॉमी से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप ज्ञानी नहीं होगे तब तक कहां, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कहां आगे बढ़ जाओगे। तो ये बेस रूट जो है ना वो हमारे स्कूल्स हैं। स्कूल, फिर कॉलेजेस को बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाए, जहां पे स्टाफ नहीं है वहां पे सरकार देखे, तब हम जाके इन जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हम उनको यूज कर पाएंगे। वरना तो ऐसे ही रहेंगे, वरना तो जॉब जनरेशन की प्रॉब्लम तो होती ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खाली 18% कंट्रीब्यूट करता है और यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब देता है। नंबर्स गेम, मिलिट्री की बात करें तो इसमें चाइना बाजी मारता है, लेकिन भारत की मिलिट्री ज्यादा है। अगर भारत टोटल मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो भारत में लगभग 35 लाख के करीब है और चाइना लगभग 25 लाख के करीब बैठा है। तो इसमें हम बाजी मारते हैं। और चाइना, अगर देखिए मिलिट्री में अगर हम बात करें तो आप इसमें मत जाइए, नंबर्स गेम है। चाइना के पास जो न्यूक्लियर हिट्स हैं वो 320 हैं, भारत के पास 150। वैसे आपको बता दूं कि न्यूक्लियर हिट्स पे भी मत जाइए, क्योंकि देश हमेशा कम बताते हैं। तो न्यूक्लियर हिट्स में ज्यादा है, हेलीकॉप्टर चाइना के पास ज्यादा है, टैंक्स चाइना के पास ज्यादा है, आर्मर्ड व्हीकल्स चाइना के पास ज्यादा है, सबमरीन चाइना के पास बहुत ज्यादा है, नेवल एसेट्स बहुत ज्यादा है, फाइटर इंटरसेप्टर्स। लेकिन ये सब काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी के मामले में हम बहुत ज्यादा हैं। स्ट्रैटेजी जो है, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना। चाइना के जो ऑफिसर्स उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी आर्मी बेकार है। मतलब ये नंबर्स पे मत जाइए आप। और दूसरी चीज ये है कि चीन जो है वो जहां पे उसका विवाद है, जैसे लद्दाख एरिया में, तो वहां पे टैंक वैंक काम नहीं आते, ना टैंक काम आएगा ना एयरफोर्स काम आएगी। वहां पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही चलती है। वहां हैंड टू हैंड मतलब वहां पे आर्मी टू आर्मी, इन्फेंट्री टू इन्फेंट्री चलती है। नेवी काम नहीं आएगी। तो नेवी खाली चाइना के साउथ चाइना सी को मेंटेन करने के लिए है, धरती पे थोड़ी ना पहुंच जाएगी नेवी। तो नेवी जो नेवल पावर, इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इधर ये लद्दाख वाले रीजन में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तिब्बत वाले रीजन में, तो वहां नेवी कहां से ले जाएंगे। तो नेवल पावर को तो आप छोड़ दीजिए। अब रही हेलीकॉप्टर्स की पावर और ये जो इन्फेंट्री पावर, अब उसमें भारत बहुत आगे। हालांकि क्योंकि चाइना के पास इतनी बड़ी वो इकोनॉमी है, तो चाइना $261 बिलियन जो है वो खर्च करता है मिलिट्री पे, और भारत खाली $71 बिलियन खर्च करता है मिलिट्री स्पेंडिंग पे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है। अब इसमें मेन पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स से ही कुछ नहीं होगा। लीडर्स अगर कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है, उनको मतलब बोलना चाहिए जितना भी अच्छा हो जाए। तो भाई हमको भी अपना एटीट्यूड, ये देखिए चाइना में ना लोगों के अंदर है ही है, जापान में लोगों के अंदर बहुत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कूड़ा फेंकना है, तो बहुत लोग अरे छड़ यहीं फेंक दो, सड़क पे फेंक दो, अपना शहर गंदा करो। मैं अभी हेरिटेज साइड गया था दोस्तों, अभी सारनाथ गया था, फिर अभी ताजमहल भी अभी गया था। वहां पे लोगों गंदगी फैलाए हुए हैं बिना बात के। अब ये सब क्या, तो ये वही कह रहे ना कि ये पब्लिक लेवल पे भी हमको चेंज लाना पड़ेगा। मिलिट्री में यकीनन चाइना के नंबर्स ज्यादा हैं, लेकिन रियलिटी में अगर युद्ध होता है तो भारत चाइना को हरा देगा, यह भी सच्चाई है। उसके बाद अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें यह बैलेंस है। देखिए जियोपॉलिटिक्स में चाइना को कोई पसंद नहीं करता है। जियोपॉलिटिक्स में भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। चाइना ने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, पैसे के दम पे उछलता है, तो चाइना हर जगह पैसे उसने दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इन देश को पैसे भी चुकाने हैं। अब जब पहले पैसे लेते हैं, आ रहा है, लेकिन जब चुकाने की बात होती है तो इनकी बैंड बच जाती है। तो फिर भारत के पास जाओ। अब जैसे नेपाल है भारत का छोटा भाई, भूटान है भारत का छोटा भाई, तो अब क्या करते हैं, भारत क्या करता है, भारत इनकी बड़ी मदद करता है। लेकिन अभी नेपाल चाइना के पास जा रहा है, फिर जब ये लोग फंसेंगे तब फिर भारत के पास आएंगे। कहने का मतलब ये है कि भले ही चाइना जो है पूरी दुनिया भर में उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन भारत इज फेवरेट। अमेरिका का सपोर्ट है भारत को, रशिया का सपोर्ट है भारत को, भारत के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं, है ना। तो ये चीज, और हर कोई चाइना को काउंटर करने में समय लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इसमें हम चाइना से आगे हैं। चाइना के इनिशिएटिव बहुत ज्यादा हैं, पोर्ट ऑफ कोलंबिया, इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो भारत को पूरा सपोर्ट है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा हमको सपोर्ट पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं। मेरी टाइम की बात करें तो यकीनन चाइना बहुत आगे है। मैंने बताया कि चाइना की नेवी बहुत ताकतवर है
और अभी इस समय 300 से ज्यादा वॉरशिप सबमरीन जो है वो इंडियन ओशंस में एक्टिव है। पूरा नेटवर्क ऑफ बेस बनाया हुआ है चाइना ने, बहुत बुरी हालत की हुई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देख सकते हो, ये हम्बन तोता हो गया, इधर सब जगह चाइना अपनी रेड आर्मी जो है वहां पे बैठाया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो भारत को एक तरीके से घेर रहा है, तो इसमें भारत पीछे है और इसमें भारत को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अब भारत ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन भारत के इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा उल्टे पड़ गए हैं। अब भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है, ठीक है ना, भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है, लेकिन ईरान से अब अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए। ये बड़ी दिक्कत है। अब चाबहार पोर्ट बना रहा है इधर ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए। अब अभी वहां पे जो काम है वो रुका हुआ है अमेरिका की वजह से। अब जो बाइडन आया वो देखेंगे वो क्या करते हैं। श्रीलंका में भी हम यहां पे काम कर रहे हैं, सितवे पोर्ट म्यांमार में बना रहे हैं। तो भारत भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब देखिए, तो भारत के आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहां पे चाइना के ज्यादा बेसिस हैं और भारत को इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इसमें हम हाईवे बना रहे थे, रेलवे लाइन बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे, लेकिन अब अफगानिस्तान बिल्कुल बदल गया। अब ये गेम चेंजिंग है, क्योंकि देखिए अभी इस समय अफगानिस्तान की हालत इतनी बुरी है, तालिबान के पास पैसे नहीं है, देशों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। लेकिन अभी चाइना जो है वो अफगानिस्तान को अब हेल्प दे रहा है। चाइना बोल रहा है कि हमसे खूब पैसे लो, और तालिबान ने बोल दिया कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप माइन कर लो। अमेरिका ने माइन नहीं किया नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो आप यहां पे माइन कर लो। तो चाइना का जो शेयर है वो अब आप देख सकते हैं कि चाइना का शेयर जो है वो अफगानिस्तान की बायलैटरल ट्रेड में अब बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी तक इतना नहीं था, आप देख सकते हो चाइना का ज्यादा शेयर, लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये भारत के लिए बड़ी सिरदर्दी है। हालांकि वो भी आने वाले वक्त में ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। अब सवाल यह है कि भारत कब तक सुपर पावर बन पाएगा। सुपर पावर 5 साल के अंदर भारत बन जाए, लेकिन इसमें चाहिए पॉलिटिकल विल, लीडर्स, इसमें रणनीति, एक ऐसा लीडर जो सब कुछ हटा के एक बहुत ही रैशनल थिंकिंग लेके आए, सारी नफरत को खत्म करे, साइंस एंड टेक में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तब सुपर पावर बनेंगे हम। भारत सुपर पावर यकीनन 2050 तक भारत सबसे बड़ी पावर होगा, ये आप मान के चलिए। सुपर पावर हमको बनना ही बनना है। भारत लीडर बनेगा, दोबारा बनेगा, लेकिन उसके लिए हमको पूरा रिफॉर्मेशन चाहिए, जो कि अभी हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों को सही करने की जरूरत है। फिलहाल ये तो कंपैरिजन था, लेकिन भाई देखो, चाइना अभी युद्ध नहीं होने वाला। चाइना भी चाहता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, तो हम उससे युद्ध करेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। बहुत सारे पैसे भारत चाइना को देता है। मोबाइल फोन भाई सब चाइना से आ रहे हैं, अभी तो फार्मा प्रोडक्ट्स भी, एपीआई भी सब चाइना से आता था। तो यही हिसाब किताब है। तो फिलहाल तो यही है कि भाई दोस्ती ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चाइना मानेगा नहीं ना। तो कभी कभी ये हाथी को ना, ड्रैगन को कुचलना भी पड़ सकता है। अच्छा, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं, हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे हमने शानदार टेस्ट बनाया आपके लिए यूपीएससी का। हमने बहुत सारे यूपीएससी के कोर्सेज भी निकाले, तो आप उसको जरूर अवेल करो। तो वो हर शाम 5 बजे आधे घंटे के लिए होता है, 10 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 300 सवाल आपको 9 अक्टूबर तक दिए जाएंगे, और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट स्टडी ग्लोस पे। तो टेस्ट जरूर लगाएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।